तो हेलो गाइज, यहाँ पे मैं जो बता रहा था आप लोगों से कि 40-40 क्वेश्चन आपको इतिहास के करने हैं, 40 भूगोल के करने हैं, 40 संविधान के करने हैं। तो मैंने कल कर लिया है, इससे पहले इस क्वेश्चन को कर लिया है, लेकिन फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ। मेरा ही फायदा है, दोबारा कर लूँगा तो रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से। तो मैंने आपसे कहा था कैसे आपको करना है, ये मैं चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हमारा कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल, ये इतिहास के हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में है? तो हमको पता है कि ये भारत के मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, भारत के मध्य प्रदेश में है। अब इसका ये जो एनालिसिस किया है नीचे ऑप्शन ये जो दे रखा है, ये इसको पढ़ना है हमें कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जीने के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957-58 में विष्णु श्रीधर ने की थी। 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। ये हमारा इंपॉर्टेंट है 2003 में। और ये जो भीमबेटका गुफा है वो प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ये इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग को जब भी पढ़िएगा तो ऐसे करके पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल के मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो इसके सलूशन को देख लेते हैं। नवपाषाण काल यानी जो काल मिट्टी के बर्तनों का जो पता लगाया गया था वो नवपाषाण काल में लगाया गया था। आगे है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था। मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला था, जो अब पाकिस्तान में है। यानी जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है। जो मिट्टी के बर्तनों का पहला प्रमाण मिला था नवपाषाण काल से, मेहरगढ़ से मिला था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिला है? यानी कौन सा स्थल है जहाँ पे जानवरों के खूर के निशान मिले हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है महगढ़ा। महगढ़ा इसका सही आंसर है, सी वाला महगढ़ा इसका सही आंसर है। सोल्यूशन देख लेते हैं। तो लिखा है कि महगढ़ा नवपाषाण कालीन स्थल है। सबसे पहले जो महगढ़ा है वो नवपाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन घाटी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। इसकी खोज 1975-76 में हुई थी। यहाँ के पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। जो महगढ़ा है यहाँ से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खुर मिले हैं, यही हमसे पूछा है। बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो खुर के निशान मिले हैं वो महगढ़ा से मिले, और ये जो महगढ़ा है ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पे कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। तो हमको पता है जो माइक्रोलिथ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये छोटे औजार के पत्थर हैं। तो पत्थर के औजार हैं और ये छोटे औजार के पत्थर होते हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सोल्यूशन होता है, रिवीजन हमारा यहीं से होता है। कह रहा है कि माइक्रोलिथ पत्थर के औजार स्टोन के होते हैं। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार होते हैं। जो माइक्रोलिथ होते हैं वो पत्थर के औजार होते हैं। इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है, ये इंपॉर्टेंट है। जो माइक्रोलिथ है इसका संबंध मध्य पाषाण काल से है तथा इन औजारों का निर्माण समान रूप से समांतर फलकों छोटे, मैंने कहा था यहाँ पे छोटा हो गया, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे औजार, ब्लेडों तथा क्वार्टजाइट, चार्ट, चैपर, अगेट जैसे तालिका पत्थरों से बनता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते थे। विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब, त्रिभुज आदि बनाए जाते थे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। जो मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल है वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी पर बागौर है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा
की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, यानी जो मध्य पाषाण काल है इसी में हमें शव दफनाने की प्रथा चालू हुई। ये जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है शव दफनाने की यानी जो शव दफनाया गया यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुराण स्थल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक भारत में है, बाकी भारत में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी मेहरगढ़ जैसे गढ़ वगैरह दे तो ये पाकिस्तान में चल जाता है। ठीक है, चनहूदड़ो जिस दड़ वगैरह ये सब आए तो ये चला जाएगा पाकिस्तान में। तो इसका सही आंसर है हुना सागी। हुना सांगी एक पुरातात्विक पूरा पाषाण स्थल है जो कि भारत में स्थित है। तो अब इसका ऑप्शन सोल्यूशन देख लेते हैं। जो हुना सांगी है वो कर्नाटक राज्य में है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि हुना सांगी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। हुना सांगी के पूरा पाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट, डोलोराइट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्ज होम यानी जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो जब भी गढ़ की बात आए, गढ़ वगैरह लग जाए तो वो पाकिस्तान में चला जाता है। चिराद बिहार में, चिराद सारण बिहार में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, कह रहा है कि सेल्ट एक नवपाषाण कालीन स्थल है। सेल्ट क्या है? सेल्ट क्या है? ये एक उपकरण है। सेल्ट एक उपकरण है। ये जो सेल्ट है वो क्या है? एक उपकरण है। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है सोल्यूशन। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पालिश किए गए पत्थरों के औजारों और हड्डियों का उपयोग करना शुरू कर दिया जिन्हें सेल्ट करते हैं। तो नवपाषाण काल में लोग क्या करते थे? पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे। जैसे पहले जो क्या करते थे पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाते थे, लेकिन नवपाषाण काल में क्या करते थे लोग? अब पत्थरों के औजार बनाने लगे, जैसे कुल्हाड़ियाँ बनाने लगे। तो जो कुल्हाड़ी वगैरह औजार थे इन्हें ही सेल्ट कहा जाता है। इन्हें ही सेल्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पूरा पाषाण। तो मुझे लगता है डी वाला सही है, पूरा पाषाण युग। तो देख लेते हैं इसका सलूशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पूरा पाषाण युग। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पाषाण युग। सलूशन देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया। यानी पत्थर के औजार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में बनना शुरू हुआ है। यह काल 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास 99% विकास हुआ था। मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का आरंभ हुआ जब मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पलवरम, बदमुदैर, अतिपरकक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंहवाले से भी मिलते हैं। इस काल के जलवायु परिवर्तन और उस समय के पत्थर, हथियारों और औजारों के प्रकारों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। ठीक है, तो आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले? गर्त मतलब होता है नीचे, जमीन के नीचे। गर्त मतलब होता है जमीन के नीचे। तो आई होप कि इसका सही आंसर डी है। तो इसका सही आंसर डी है। तो बुर्ज होम जो नवपाषाण कालीन स्थल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। जो बुर्ज होम है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और जो गर्त आवास है वो ये बुर्ज होम में पाए जाते हैं। और बुर्ज होम नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीनतम भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। तो मालिक के साथ उसके कुत्तों को दफनाने का जो प्रमाण मिला है वो बुर्ज होम से मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन है 9। करा कि क्वेश्चन है हमारा मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में है? मेहरगढ़, तो सही आंसर है बलूचिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान। तो यहाँ पे है मेहरगढ़
एक पुरातात्विक स्थल है जो कि नवपाषाण काल का स्थल है और यह वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर है। यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों को मुख्य पेशा कृषि था। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता है। बस आपको सोल्यूशन इसलिए पढ़ना है ताकि उससे रिवीजन हो जाएगा। तो मेन चीज़ है, इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि नवपाषाण, ये जो कोल्डी हवा ये नवपाषाण काल स्थल है। तो आगे पढ़ लेते हैं कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी। मनुष्यों ने जौ गेहूं की अन्य किस्मों को इस प्रकार समय से उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाण कालीन स्थल हैं जो चावल और गेहूं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, यहाँ पे है कि कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जो 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। यानी धान की खेती का प्रमाण कोल्डी हवा से मिला है और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, कहाँ से पाई गई थी? तो ये है हथनोरा। ऑप्शन नंबर है हथनोरा सही है। पढ़ लेते हैं इसके सलूशन को हम। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी पे, ये याद रखना है। हथनोरा है जो मध्य प्रदेश के, हथनोरा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है और हथनोरा से ही होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी मिला है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी पाई गई है। मानव खोपड़ी पाई गई है। नर्मदा घाटी के जीवाश्म में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 दिसंबर 1942 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकादिया ने प्राप्त किया था। तो इसमें बस ये याद रखना है कि जो होमो इरेक्टस खोपड़ी पाई गई थी वो हथनोरा से पाई गई थी और हथनोरा जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। करक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम। बुर्जहोम, तो बुर्जहोम आपको पता ही होगा कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से ही गर्त आवास मिले हैं। तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण काल, बुर्जहोम जो है वो नवपाषाण काल स्थल है। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह प्राप्त हुए हैं। तो जो 5 कुत्ते, जंगली कुत्ते और 12 सिंहों के अवशेष मिले हैं वो बुर्जहोम से मिले हैं। और जो गर्तवास यानी जो गड्ढे के नीचे चीज़ें होती हैं वो भी बुर्जहोम से मिला है और बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। ये मेन चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा कि जोरवे कल्चर पता नहीं क्या है। कह रहा कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। तो जोरवे जो कल्चर है
वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति है। एम.एन. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है, जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जोरवे संस्कृति की प्रमुख स्थल है चंदौली, सोनगांव, इमामगांव, जोरवे, नासिक, दानिमाबाद। जारवी संस्कृति का समय काल 1400 से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो जो जोरवे कल्चर है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि इसका सही आंसर है बुर्ज होम। इसका सही आंसर है बुर्ज होम। यानी कौन सा स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुर्ज होम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस है। तो पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी. टेरा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से गर्तवास का एक कब्र मिला। कब्र के साथ मालिक को उसके पालतू कुत्तों के साथ दफनाया गया था। तो बुर्ज होम से गर्तवास मिला है जिसमें मालिक को उसके कुत्ते के साथ दफनाया गया है। इसके अतिरिक्त छिद्रयुक्त सूर्य हड्डी का तिराग छिद्र, बस ये याद रखना कि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से सिंधु घाटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस शहर में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है। तो इसका एकदम आंसर आसान है, लोथल। ये सही है, लोथल सी वाला, यानी जो लोथल है वहाँ पे बंदरगाह पाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल है लोथल। यह गुजरात में, ये याद रखना है कि जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है और लोथल एक बंदरगाह पाया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। यहाँ पे बंदरगाह पाया जाता है। यह वृत्ताकार और चौका अग्निवेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, चनहुदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो अगर कभी धौलावीरा पूछ दे तो ये भी गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिल जा रही हैं। तो सोचिए अगर हम इसी क्वेश्चन को 3 से 4 बार कर लें तो कितना अच्छा रहेगा, रिवीजन तो हो ही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निवासी व्यवस्था के लिए नालियों को गैप है फिर ईंटों से बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि पक्की ईंटों से बनाया गया होगा नाली। मिट्टी के ही रहा होगा लेकिन पक्की ईंटों का रहा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसके सलूशन देखते हैं कि सन 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। तो लोथल में जो नालियां बनाई गई थी जल निकासी के लिए वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ पाया गया था। विशाल स्नानागार। तो इसका आंसर एकदम फेमस है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। देखिए सब रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालयों, विशाल अन्नागार भी यहाँ पाया गया था और स्नानागार एवं भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो जो
मोहनजोदड़ो है, इसकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे पे 90 अंश के कोण पे काटती थी, समकोण पे काटती थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है और विशाल अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे दड़ो दड़ो आ गया तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सोर्तुगई। सोर्तुगई, तो सोर्तुगई एक स्थल है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल सोर्तुगई मुंडीगाक दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आक्सन नदी के मध्य में। तो इसका सही आंसर है सोर्तुगई। तो सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। करा कि मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को गैप है हमारा कि परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मुझे लगता है चारकोल इसका सही होगा। सलूशन देख लेते हैं इसका। तो इसका सलूशन है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है कि सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित बृहद स्नानागार है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 11.89 मीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 7 मीटर, इसकी गहराई 2.44 मीटर। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें पकी हुई पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसमें जल भरने के तथा निकलने के लिए नालियाँ थीं। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो हमारा क्वेश्चन है कि इसे जलरोधी बनाया गया था तो क्या लगाया गया था? तो चारकोल की परत लगाकर जलरोधी बनाया गया था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आगे क्वेश्चन चलते हैं 20-21 पे। कह रहा है कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? 25 साल पहले सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? तो हिंदोस कहा जाता था। तो सिंधु नदी को हिंदोस कहा जाता था ईरानियों द्वारा। इसी से भारत का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है शायद। तो आप सलूशन देख लेते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में यह नदी सिंधु के नाम से वर्णित है तथा लगभग 2500 साल पहले ईरान के लोग इसे हिंदू, यूनानी, ग्रीक के लोग इसे इंडोस, रोमन लोग इसे इंडस कहते थे। तो रोमन लोग इसे इंडस कहते थे, ग्रीक लोग इंडोस कहते थे, ईरानी लोग इसे हिंदू कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ रिवीजन हो गया है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसके सहायक नदियाँ झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये अपने भारत में ही है, तो महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं तट पर है। ये याद रखना है कि जो दैमाबाद है वो प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज BP, ये छोड़ दीजिए। तो दैमाबाद मध्य महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि हड़प्पा स्थल निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ठीक। तो ये वाला सुर्तगई जो है मुझे लग रहा है ये अफगानिस्तान में है, सुर्तगई अफगानिस्तान में है। इससे पहले हमने करा है क्वेश्चन, तो सुर्तगई अफगानिस्तान में है। बाकी चनहुदड़ो, बालकोट, ये कोट दीजिए, ये सब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा स्थल लगभग 2350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। ज्ञातव्य है कि कोटद्दी, बालकोट, चनहुदड़ो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सुर्तगुई अफगानिस्तान में है। ये तो सुर्तगुई 2 बार पूछ चुका है, तो इसे याद रखिएगा, अफगानिस्तान में सुर्तगुई है, ठीक है।
आगे चलते हैं। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल से संबंधित है। कौन सा शहर हड़प्पा स्थल से संबंधित है? तो बस हम्पी है नहीं, लुम्बिनी है नहीं, कौशल है नहीं, ये तो बुद्ध के समय में चला गया। तो ऑप्शन सी धौलावीरा। तो धौलावीरा हड़प्पा स्थल से संबंधित स्थल है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह स्थल 3 भाग में विभक्त होने के साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को 40वें यूनेस्को शहर में के रूप में घोषित किया है। तो ये 40वां यूनेस्को शहर धरोहर बना है। ये भारत का 40वां धरोहर बना है यूनेस्को द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? इसका सही आंसर है सी तांबा। राजस्थान की अरावली पहाड़ी में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई थी तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ये चीज़ याद रखना है कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और राजस्थान से इन्हें तांबे का साक्ष्य मिला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल प्रमाण कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है बनवाली हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्रमाण प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा के हिसार में है। जो बनवाली है वो हरियाणा के हिसार में, बनवाली हरियाणा के हिसार में है, जो रंगोई नदी के तट पर है। हरियाणा में हिसार में रंगोई नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1973 में SRS बिष्ट ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27। लिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। तो RS बिष्ट धौलावीरा में खुदाई, और बनवाली की खुदाई भी RS बिष्ट ने की थी। ऊपर हमने देखा है RS बिष्ट। तो धौलावीरा शहर गुजरात राज्य में है। इसकी खुदाई R बिष्ट ने की थी 1990-91 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। कह रहा कि धौलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा बस्तियां हैं, वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? तो धौलावीरा गुजरात में है, जाहिर सी बात है, और जो लोथल है वो भी गुजरात में है। तो हमको पता है कि लोथल बंदरगाह भी है। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की थी, खुदाई बिष्ट ने की थी। जबकि लोथल जो एक बंदरगाह स्थल है जो गुजरात में खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, और ये एक बंदरगाह है। इसकी खोज रंगराथ राव ने की थी। रंगराथ राव ने 1991 में की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा कि हड़प्पा स्थल पर गैप में हल रेखाओं के निशान मिले हैं। कहाँ से हल रेखाओं के निशान मिले हैं? कालीबंगा से हल रेखाओं के निशान मिले हैं। तो हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि कालीबंगा से जोते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा, जैसे काली मिट्टी होती है तो मिट्टी को कौन जोतता है? हल। तो कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर है। बस इसमें 2 चीज़ याद रखना है, कालीबंगा से जोते हुए हल खेत के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आगे है कालीबंगा से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। इसके खोजकर्ता BK थापड़ है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? किस में से कौन मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो इसका सही आंसर है सुमेरियन। बाकी एमोरोराइट, एलामाइट, आकडियन, ये ससीजीडी में पूछा है, खतरनाक है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे
वर्तमान इराक और कुवैत में हुआ था। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसका ये इराक में पाया गया था और ये ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है। इसे काशीबिन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्काद, बेबीलोन और असीरिया के साम्राज्य अलग अलग राज्य में स्थापित किए थे। एमोराइट, एलोमाइट, आगडियन मेसोपोटामिया की भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत में किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर गुजरात में है। तो धौलावीरा भी गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है। ठीक है, तो रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव ने की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए हैं। नारियल, मृतभांड, बाट, पत्थर के प्रमाण मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ धान की भूसी, रंगपुर धान की भूसी, यही पूछता भी है। धान की भूसी रंगपुर, और रंगपुर गुजरात में है। धान की भूसी और कच्ची ईंटों का दुर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक गैप के पास बने होते हैं, एक के आसपास बने होते हैं, एक आंगन के आसपास। सही आंसर है आंगन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के अग्निदेवी वेदियाँ पाई गई हैं? अग्निवेदियाँ पाई गई। तो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि लोथल से अग्निवेदियाँ पाई गई थी। तो याद रखना चाहिए, जैसे ऐसे ही कई बार हम रिवीजन करते करते अपने आप ये याद हो जाएगा, जब हमें एग्जाम में दिखेगा तो हम अपने आप लगा देंगे। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कालीबंगा से अग्निवेदिका प्राप्त हुई हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से प्राप्त हुई हैं। तो इन अग्निवेदिकाओं का प्रयोग संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में होता था। लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा मतलब जो बंदरगाह। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज SR राव ने 1954 में की थी। SR राव ने 1954 में की थी। ठीक है, तो जो अग्निवेदियाँ पाई गई वो लोथल से पाई गई हैं। लोथल गुजरात में है और गुजरात में लोथल जो है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा यहाँ पे कि अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस, ये टिग्रिस यूफ्रेटस नदियाँ अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था वो ईरान में टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में हुआ था। घाटी में मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। इसका सही आंसर है बी, बेबीलोन। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास टिग्री और यानी दजला और फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ है। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहकर पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को, यहाँ पे गैप है, कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। इसका सही आंसर है 3। तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा है उसको 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो धौलावीरा शहर जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ शहर को 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर, निचले नगर, धौलावीरा को 3 भाग में बांटा गया था। एक तो दुर्ग, एक तो मध्यम नगर, एक तो निचले नगर में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है?
कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो इसके ऊपर हमने पढ़ रखा है राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है। तो हरियाणा के जिंद जिले में पश्चिमी सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती के तट पर राखीगढ़ी की खोज की गई थी 1969 में, सूरजभान ने की थी। बस ये याद रख लेना, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। यह हड़प्पा स्थल का सबसे विशाल नगर है। यह हड़प्पा स्थल का सबसे विशाल नगर है। इस स्थल में मानकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, दाती हाथ, बारहसिंगा का सिंह, मनका बनाने की कार्यशाला आदि प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की कहाँ से मिली है, सॉरी किस सामग्री की बनाई गई थी? तो ये एकदम सही है, कांसा का बनाया गया था। जो नृत्य करती हुई लड़की थी वो कांसे की बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई कांसे की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। इस लड़की का दाहिना हाथ उसके कुल्हे पर जबकि बायां हाथ लटकते हुए दर्शाया गया था। इसके हाथ में संभवतः हड्डी से बनी चूड़ियाँ थी। मूर्ति बनाने के लिए मुद्दिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी पे। मैंने कहा था कि दैमाबाद मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे कहीं होगा, सॉरी महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है, ये याद रखना है। जो दैमाबाद है वो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है रोपड़। तो रोपड़ जो है वो सिंधु सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है जो कि सतलज नदी के किनारे है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटजी, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी तट पर स्थित है। बाकी रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा 40 क्वेश्चन इतिहास का। अब हम चलेंगे 40 क्वेश्चन हम संविधान में। ठीक है, तो हम यहाँ से भारतीय संविधान तो हम यहाँ से भारतीय संविधान के अब 40 क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैंने इसके भी 40 क्वेश्चन कल ही कर लिया था, ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि 40 क्वेश्चन करनी। अब हम 40 क्वेश्चन इतिहास के कर लिए, 40 क्वेश्चन हम अब संविधान के करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत का और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भारत स्वतंत्र अधिनियम ही कहा जाता है। जाहिर सी बात है, इसका सही आंसर यही होगा। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों को, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, हम कैसे करें भाई, यकीन मानिए कि सारा चीज़ यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। कहा है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 यानी ब्रिटेन की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन प्रभुत्व, एक पाकिस्तान और एक भारत का सृजन किया। इस अधिनियम ने दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभा गठित करने और संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पुरोगामी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सी वाला, बिना सोचे समझे 1935 मार दीजिए। क्योंकि 1935 हमारा जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारा 80% यानी 80% संविधान 1935 से ही लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पुरोगामी के रूप में माना जाता है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांश भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है। जैसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनी विधानमंडल, ये सब छोड़िए, बस ये जानिए कि जो 1935 अधिनियम है संविधान में इससे बहुत कुछ लिया गया है 1935 से। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई? केंद्र स्तर पर द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई, तो ये मुझे लगता है कि डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सॉरी 1919 से, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, सॉरी ये 1919 है। तो जो केंद्र स्तर पर द्विसदनी शुरू की गई थी वो 1919 में। तो वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो 1919 में एक अधिनियम आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस योजना के वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है तथा 1921 में लागू किया गया। ये 1919 में आया, लागू 1921 में हुआ। इस अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनी विधायिका यानी निम्न सदन और केंद्रीय विधान और या केंद्रीय विधानसभा या उच्च सदन या राज्य परिषद की शुरुआत हुई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, तो केंद्र स्तर पर द्विसदनी जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ऊपर मैंने दिखाया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये सचिव थे मॉन्टेग्यू, ये वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुधार को 1919 का कारण भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? इनमें से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 करा कि भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 1935। जो भारतीय संविधान का जो हम एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमने भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कहीं से लिया है तो वो 1935 के अधिनियम से ही लिया है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से लगभग 295 अनुच्छेद ऐसे हैं, सोचिए 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 335 के अधिनियम से शब्दशः ले लिए गए हैं, यानी ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। मतलब सोचिए 395 से 250 अनुच्छेद, बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1813 के चार्टर के अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया? तो अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ये सही आंसर है 20। तो 1813 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा और 1813 के चार्टर के द्वारा ही भारतीयों पर हर 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए कहा गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम के अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। भारत और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये 1813 में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत ईसाई मशीनरियों को, यानी जो प्रचार करने वाले ईसाई लोग होते हैं, उनको अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन के शासक थी 1858 में भारत के मल्लिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संप्रभु भी बन गई। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1918। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद ये अधिनियम आया 1858 की। तो इसके तहत जो ब्रिटेन की शासिका यानी महारानी थी विक्टोरिया ने, वो भारत की मल्लिका बन गई, मल्लिका की उपाधि धारण किया। भारत शासन के प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया।
इसी के बाद भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय को नियुक्त किया जाने लगा तथा पिट्स इंडिया एक्ट को दोहरी शासन को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। तो जाहिर सी बात है 1858, तो ऑप्शन नंबर डी 1858। ठीक है, तो 1858 वो ऐसा अधिनियम है जिसने जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके हाथों से सत्ता हटा के जो महारानी उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी जो कि बहुत भीषण थी। तो यहाँ पे लिखा है कि 1858 के शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र को पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? सही आंसर है 1892, ऑप्शन नंबर बी 1892। ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें निर्वाचन शब्द का वर्णन नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचन सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्य बजट पर बहस करने तथा 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो 1852 अधिनियम के तहत जो भारतीय थे उन्हें विधान परिषद में सीटों में पहली बार चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत के संविधान में गैप है से किस संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? आई थिंक इसका ऑप्शन सही है भारत सरकार अधिनियम 1935। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है 1935। मैंने कहा था अगर कहीं भी संविधान में कुछ लेने की बात हो तो हमने 1935 से बहुत कुछ लिया है, जैसे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यपाल, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका, ये सब हमने 1935 से ही लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो 8(1) ये सब याद करने वाला चीज़ है, ये फैक्ट है, ये बहुत टफ हो जाता है, ये हमने पढ़ा भी नहीं है कि जो संविधान सभा है उसको किस अधिनियम 1947 के अधिनियम से किस धारा के तहत दी गई थी। तो 8(1। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की स्थिति प्रदान की गई थी। इसका सही आंसर है 1935। तो 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन जो कि 1900 की व्यवस्था 1919 के द्वारा लाई गई थी 1935 के अधिनियम से समाप्त हो गई। तो जो प्रांत थे उसमें जो द्वैध शासन है वो 1919 से लाया गया था और 1935 में ख़त्म करके उसे केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है और प्रांतों में द्वैध शासन इसी ने लागू किया। केंद्र में द्वैध शासन 1935 से लागू हुआ। यही चीज़ें पूछता है बार बार। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू हो गया संविधान सभा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं संविधान सभा। हमारा पहला क्वेश्चन है 15 कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने कहा था? मतलब किसने कहा था कि जो हमारा संविधान बने वो किसी बाहरी के बिना हस्तक्षेप किए बनाया जाना चाहिए और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाना चाहिए? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के
ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार पर चुना गया हो। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत की प्रारूप समिति का सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा प्रारूप निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था। तो एकदम आसान क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी इसका ए वाला सही आंसर है। सोल्यूशन देख सकते, सॉरी डॉक्टर के एम मुंशी इसका सही आंसर है। डॉक्टर के एम मुंशी सी वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक समिति थी जो 29 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। इसका कार्य था संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना था, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, यानी 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, टोटल मिला के 7 लोग। तो अम्बेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर 1 सदस्य, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, के एम मुंशी, इसे के एम मुंशी भी बोलते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अय्यर, बी एल मित्र, एन माधवराव के स्थान पर डीपी खेतान। जैसे कि टीटी कृष्णामाचारी भी हैं, लेकिन ये बाद में बने थे, इसलिए मैंने टीटी कृष्णामाचारी मार दिया था, लेकिन ये गलत था। ठीक है, तो जो ये तो बाद में बने थे, इनके डीपी खेतान के मृत्यु के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य शामिल थे। संविधान सभा में मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7। जो प्रारूप समिति उसमें 7 लोग शामिल थे, 1 अध्यक्ष और 6 हमारे सदस्य, 1 अध्यक्ष 6 सदस्य। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। तो अभी ऊपर ही हमने पढ़ा कि 29 अगस्त 1947 को। तो ये डेट भी याद होनी चाहिए, ये डेट पूछता है 19 अगस्त 1947, 19 अगस्त 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। टोटल 7 लोग थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे। तो जुलाई 1946 में हुए थे। जुलाई 1946 में हुए थे। भारत के संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। जुलाई 1946 में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में और किस एग्जाम में पूछा गया है। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं, यानी हम हर वर्ष किस दिन को संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। नागरिकता, निर्वाचित और अंतरिम संसद से संबंधित उपलब्धियों तथा अस्थायी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। प्रेम नारायण बिहारी रायजादा, ये याद रखना है, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा होगा, कहाँ गया। तो ये दे रखा है कि संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार शिल्पी थे। भीमराव अम्बेडकर तो अपने हाथों से जो इन्होंने लिखा था उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जो 2019 में यूपी पुलिस का 20 में या 19 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था। तो सही आंसर है डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देख लेते हैं, संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर
जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रमुख नेताओं के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो सबसे पहले सच्चिदानंद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था 9 दिसंबर को, लेकिन फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, कि संविधान सभा के सदस्यों ने प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों ने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी संविधान सभा के सदस्यों ने किस दिन भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये सही आंसर है 24 जनवरी 1905। 24 जनवरी 1905 जब 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था, तो उसके बाद एक और बैठक हुई 26 नवंबर 1950 को, तो इसी दिन संविधान सभा पे लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो देख लेते हैं कि संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया और इसके कुछ धाराओं को लागू किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को संपूर्ण लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भी लागू किया था, लेकिन कुछ चीज़ें अभी लागू नहीं की गई थी, लेकिन 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू हुआ। आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत का संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1950 सही आंसर है। 24 जनवरी 1950 यहाँ पे है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित जनगण को हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान की अवधि जो होती है वो 52 सेकेंड की होती है। ठीक है, 1950 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितना समय लिया? लगभग 3 साल। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो लगभग 3 साल इसका सही आंसर है ए वाला। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 साल। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो लगभग 3 साल समय लिया था। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण का कार्य कुल मिलाकर 6,39,672 इतने रुपये खत्म हुए थे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ये खतरनाक है, ये नहीं पूछना चाहिए। 6 और 7 अक्टूबर 1949, ये पूछेगा भी नहीं, CGL में पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में सदस्य थे। तो जो भारत का संविधान लिखने वाले लोग थे उसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो 299 लोग थे। तो 299 लोग थे। तो जो टोटल जो संविधान सभा पे जो टोटल साइन किया था जिन्होंने, तो टोटल 284 लोगों ने साइन किया था। ठीक है, टोटल 284 लोगों ने साइन किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में तो पहले 389 लोग थे, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद 299 लोग रह गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? अस्थायी संसद के रूप में, तो आंसर है डी 1950 डी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, नई दिल्ली के संसद हाल में, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। 24 नवंबर 1950 को इस पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने साथ हस्ताक्षर किया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हो गया। उसी दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी जो संविधान सभा था अब उसे ख़त्म कर दिया गया
और इसका रूपांतरण 1952 में नई संसद के रूप में गठन तक अस्थायी रहा। तो जो 1950 में उसे संविधान सभा तब खत्म कर दिया गया और तब से मान लिया गया कि 1950 में अब से 1952 तक, जब तक नया संसद गठन नहीं हो जाता, ये जो संविधान सभा है यही लोकसभा के रूप में काम करेगी। ठीक है, यही संसद के रूप में काम करेगी, सारी संसद के रूप में काम करेगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोगों ने हिस्सा लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 लोगों ने हिस्सा लिया गया था 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ। फिर वही क्वेश्चन, दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली में 9 दिसंबर 1946। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला थी। 15। इसका सही आंसर है 15। जो दोस्तों हमारा संविधान सभा था जिसमें टोटल 299 लोग थे, उसमें 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य, जिनके नाम इस प्रकार है, देख लेते हैं नाम। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुजीता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका राय, दक्षयानी, बेलादुयून बेगम, एजाज रसूल, एनी मस्करनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 महिलाएं थीं जो संविधान सभा में थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है बी पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय संविधान के हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ए प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सही आंसर है प्रकार्य समिति। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा की प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें पहली लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था और ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, जीवी मावलंकर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी, ये इसका सही आंसर है आर के षणमुखम शेट्टी। आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय आर के षणमुखम शेट्टी को जाता है। आज़ादी के बाद वह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने। आर के षणमुखम शेट्टी ने 1947 से 49 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। बलदेव सिंह भारत के रक्षा मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर विधि कानून मंत्री थे। तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे आ गया 38। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। कानून मंत्री हमारा थे बी आर अम्बेडकर, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। तो यहाँ से हमें मंत्री दे रखे और उनका स्वतंत्र प्रभार। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, विदेशी मामले। अबुल कलाम शिक्षा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जान मथाई रेलवे मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सरदार पटेल गृह मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अच्छे भी थे, इन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को एकत्रित किया था, भारत को जोड़ा था। जो 552 रियासतें थी सबको एक किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद 40वां है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। तो
तो ये हमने संविधान के 40 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे भारत भूगोल के 40 क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया भारत का भूगोल। तो अब हम भारत के भूगोल के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने इतिहास और संविधान के कर लिए हैं, इसको भी मैंने कल कर रखा था, आज मेरा रिवीजन हो जाएगा दोबारा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ हमारा रिवीजन हो जाएगा। कह रहा है कि सॉरी पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा 23.5 भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो कर्क रेखा 23.5 भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन जो ऑप्शन में है वो हमारा छत्तीसगढ़ है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। जैसे ये हमारा गोलार्ध है तो ये हमारा भारत है, मान लेते ये भारत है, तो ये कर्क रेखा यहाँ से ऐसे गुजरी है, इसे ही हम 23.5 डिग्री कहते हैं, 23 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और मकर रेखा इसके नीचे है, कर्क रेखा के नीचे मकर रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से गुजरी है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो हमको पता है कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है। झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं गुजरात, ऊपर आप एक बार देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा करता है। तो यहाँ पे जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो हमारा यहाँ से तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं भारत किस देश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ इसका सबसे ज़्यादा लंबा होता है 4096। तो यहाँ पे दिया है भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 7 स्थल पड़ोसी देश जो हैं वो 7 हैं, और पानी वाले पड़ोसी देश हैं 2, एक मालदीव है, एक मालदीव और एक श्रीलंका है, ठीक है। तो भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है, जिनमें से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत 5 पड़ोसी के देशों के साथ सीमाओं की लंबाई निम्नवत है, जैसे बांग्लादेश 4096, चीन 3488, बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, अफगानिस्तान 106, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देख लेते हैं। तो LAC जिसका इस LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC जिसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किस देश के बीच सीमा बनाती है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के बीच में है। एक होता है LOC, एक होता है LAC, एक होता है LOC। तो ये चीन से है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये पाकिस्तान से है, ठीक है। तो LAC जो है हमारा चीन से है, ये चीन से सीमा बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका सही आंसर है पंजाब, मालवा, पंजाब। देख लेते हैं पंजाब राज्य 3 प्रमुख क्षेत्रों में माझा, मालवा और दोआब में विभाजित किया गया है।
पंजाब का यह विभाजन मूल रूप से पंजाब की भूमि से बहने वाली सतलज और ब्यास नदियों के कारण हुआ है। ऐतिहासिक काल में नदियों को पार करना आसान नहीं था, इसलिए नदियों द्वारा विभाजित क्षेत्रों को अलग क्षेत्र मान लिया जाता था। माझा क्षेत्र मुख्य रूप से ब्यास और रावी नदियों के बीच क्षेत्र को कवर करता है। सतलज नदी के बाएं किनारे और पंजाब के क्षेत्र को मालवा कहते हैं। पंजाब राज्य का लगभग 60 से 70% क्षेत्र मालवा का हिस्सा है। सतलज और ब्यास नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। सतलज और ब्यास की नदियों के क्षेत्र को ब्याज कहता है। इस क्षेत्र को बिस्ट दोआब या जालंधर दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देख लेते हैं कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये हमारा गोलार्ध है तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं ऐसे। तो भारत हमारा यहाँ पे है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध अगर दिया होता तो वो भी सही हो जाता। तो भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांशीय से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ज्ञातव्य है कि 0 अक्षांश या विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिण में बांटता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री रेखा है जो कि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। तो भारत यहाँ पे है तो ये उत्तर पूर्वी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के डिग्री के भीतर है। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। ऑप्शन है ढाका, इस्लामाबाद, एवरेस्ट पर्वत, अमर गुफा। तो मुझे लगता है कि ये ढाका या इस्लामाबाद ही होगा। सॉरी, इसका सही आंसर है एवरेस्ट पर्वत। इसका सही आंसर है एवरेस्ट पर्वत। तो नई दिल्ली 28 डिग्री है तो एवरेस्ट पर्वत 27 है। हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरामोता। गौरामोता है। जैसे भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गौरामोता है। जैसे 4 बिंदु होते हैं, जैसे ये हमारा भारत मान लेते हैं, जैसे ये हमारा भारत है तो ये भारत का पूर्वी यानी ईस्ट हो गया, ये भारत का पश्चिमी यानी वेस्ट हो गया, ये उत्तर यानी नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन देख रखा है। जैसे भारत है, ये भारत का ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ यानी साउथ हो गया, दक्षिण हो गया। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गौरामोता है और भारत का जो पूर्वी बिंदु है कहाँ दे रखा है। भारत का पूर्वी बिंदु है किबुतु है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु है और भारत का उत्तरी बिंदु जो है कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा होगा, पढ़ लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल। दक्षिणी बिंदु है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट, और जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। जबकि भूमि में दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है गौरामोता और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में किबुतु है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है का 2004 में सुनामी के लहरों के कारण जलमग्न हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हमको पता है किबुतु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु किबुतु है, पश्चिमी बिंदु गौरामोता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भाग के सुदूर दक्षिणी सिरे पर है। तो दक्षिणी बिंदु हमको पता है कि अच्छा ये हमारा दे रखा है नांदेड़, ये हमारा सही है नांदेड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सूर्योदय सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इस राज्य को भीतर में भारत में उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जबकि वैश्विक दृष्टि से जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। डूबते सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। विश्व स्तर पर उगते सूरज का देश जापान को और भारत में अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का राज्य कहा जाता है और डूबते सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है, 12। ठीक है, कह रहा है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है।
तो सही आंसर है 4। तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भूकंपीयता से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी अतीत में आए भूकंपों और प्लेट विवर्तन की व्यवस्था के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। और भूकंप को रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय मानक समय पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। जो हमारा भारतीय मानक समय है वो 42.5 डिग्री पे है। जो हमारा भारतीय मानक समय है वो हमारा 42.5 डिग्री पे है। ठीक है, भारत का मानक समय 42.5 पूर्वी देशांतर, इसके लगभग ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है, यानी जो हमारा 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, ये उससे 5.5 घंटे आगे, यानी यहाँ पे जो समय होगा भारत का समय उससे 5.5 घंटे आगे होगा। यानी अगर ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बजेंगे, 5.5 घंटे आगे, यानी ब्रिटेन हमसे 5.5 घंटे पीछे है। तो ग्रीनविच से किसी भी समय से अन्य देशों का मानक समय ज्ञात कर सकते हैं। भारत का मानक याम उत्तर ग्रीनविच से 82.5 पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर, तो 32 लाख। तो ये ले लेते हैं बी वाला, 32 लाख, 3.2 लाख। तो भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में एशिया महाद्वीप में एक प्रायद्वीपीय देश है। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ था, यानी 121 करोड़। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत उत्तर से दक्षिण 32-34 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर तक फैला है। इस प्रकार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा देशों में से किस स्थान पर है। भारत 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत गैप के उत्तर में स्थित है। भारत गैप के उत्तर में स्थित है। भारत उत्तर में स्थित है, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये जैसे रेखा हो गया, जैसे ये हमारा गोला हो गया, तो इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भारत यहाँ पे है, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि भारतीय मानक समय की गणना गैप के घंटा पर घर से की जाती है। सी मिर्ज़ापुर। भारत मानक का समय प्रयागराज के नैनिक क्षेत्र से मिर्ज़ापुर के निकट से गुजरता है। जो हमारा मानक समय रेखा है, जो 42.5 डिग्री रेखा है, वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो कि मिर्ज़ापुर के समीप है। ठीक है, और ये जो मानक समय हमारा है, ये भारत के कितने राज्य से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 42.5 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा टॉपिक है भारत के सीमावर्ती देश, यानी नेबर कंट्री। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। सही आंसर है 7। यहाँ पे पूछा है स्थलीय सीमा, अगर कुल सीमा पूछ देता तो 9 हो जाते, क्योंकि 2 देश ऐसे हैं जो जल से सीमा बनाते हैं, मालदीव और श्रीलंका। तो 7 देश कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, तो भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो उसके पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। सही आंसर है 3D। खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है। 3 सेक्टर में। भारत
चीन भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत अपनी 3488 किलोमीटर की 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। भारत चीन सीमा 3 सेक्टर में पश्चिमी, मध्य और पूर्वी में बांटा गई है। पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। पूर्वी सेक्टर में चीन और अरुणाचल प्रदेश, मध्य में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिम में लद्दाख। सही है, पश्चिम में लद्दाख, मध्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। आगे एक क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमको, कह रहा है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। सही आंसर है 9। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों को, यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 देशों राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। एक तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 8 राज्य, ये हमारा यूपी स्पेशल हो गया। तो देख लेते हैं किसके किसके साथ। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 हो गए और एक दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और सबसे न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला सोनभद्र है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है? चीन के साथ है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ है और LOC ये पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये चीन के साथ है। तो यहाँ पे किस देश के साथ कौन सी सीमा है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ, मैकमोहन रेखा चीन के साथ, डुरंड रेखा पाकिस्तान के साथ, पहले अफगानिस्तान के साथ थी लेकिन अब पाकिस्तान के साथ। पहले पाकिस्तान के साथ थी डुरंड रेखा, अब अफगानिस्तान के साथ हो गया है, अब अफगानिस्तान हो गया है। रेड क्लिप पाकिस्तान, शून्य रेखा, ये चीज़ याद रखना, शून्य रेखा त्रिपुरा बांग्लादेश, बांग्लादेश का त्रिपुरा के साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 22। करा निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, सॉरी, अगर ये मालदीव नहीं होता तो मालदीव वाला हमारा ये अफगानिस्तान से ही हो जाता है, लेकिन ये मालदीव है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है। सॉरी, मैंने कुछ और सोच लिया, मैंने ये सोच लिया कि कौन सा ऐसा देश है जो मैंने ये सोच लिया था कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, कम किलोमीटर की। तो अफगानिस्तान सबसे कम बनाता है 106 किलोमीटर की, तो मैंने वो सोच लिया था। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो मालदीव। तो मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है जो कि पानी से सीमा बनाता है। तो मालदीव की राजधानी माले है और इसका जो टोटल क्षेत्रफल है 298 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा कि किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती। ठीक है, तो भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्य हैं। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, मैंने कहा था 106 किलोमीटर, सबसे छोटा है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। 1886 में सर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थापित की गई थी। तो जो डुरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, तो इसका सही आंसर है
बांग्लादेश के साथ मेघालय भी सीमा साझा करता है, त्रिपुरा और असम भी। तो डी वाला साझा नहीं करता। मणिपुर इधर है, ठीक है, तो मणिपुर साझा नहीं करता। मणिपुर उधर है, वो साझा करता है म्यांमार के साथ। तो भारतीय राज्य मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश की भारत के असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, 5 राज्य से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, खतरनाक सवाल है। कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। ये 7 देशों को दे दिया एक ही जगह, हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो सबको पता है बांग्लादेश के साथ 4096, और सबसे छोटा 106 अफगानिस्तान के साथ। तो बांग्लादेश के साथ 4096 की सीमा लगती है, और बांग्लादेश मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। फिर चीन के साथ 3488 किलोमीटर चीन, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान 3323, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। फिर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है, ठीक है। नेपाल 1751, नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान जो है 699 किलोमीटर, सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। फिर अफगानिस्तान लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा डुरंड रेखा है, जो कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। कह रहा है कि किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4096, बांग्लादेश 4096 सबसे छोटा है, 106 अफगानिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर सभी के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा इसके साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, क्योंकि ये तो पश्चिम में है और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल हमारा भारत के पूर्व में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैकमोहन रेखा भारत की सर्वाधिक सीमा को निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है। मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा पाकिस्तान, सही आंसर है डी। सॉरी ये मैं ही गलत कर रहा हूँ यार। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। ये मैकमोहन रेखा, सॉरी माय मिस्टेक। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ, रेड क्लिफ पाकिस्तान, ये अब मुझे लिख लेना पड़ेगा लग रहा है। डूरंड अफगानिस्तान, पाक भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य, सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात का कच्छ थे, सरक्रिक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। किस भारतीय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो म्यांमार से भारत के साथ 4 राज्य बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, ये ध्यान रखना, नहीं करता है। तो नहीं करता है तो इसका बिहार करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन असम नहीं करता है। तो ये वाला सही है, असम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 कि भारत और भूटान के बीच सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 राज्यों से सीमा लगती है, यानी भारत और भूटान के बीच 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम।
यानी भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और जो भूटान है उसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। ये आपको तब याद होगा जब आप मैप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ तो नहीं करता है, चीन के साथ भी नहीं करता है। सही आंसर है भूटान। नहीं, इसका सही आंसर है नेपाल, यानी नेपाल के साथ सीमा करता है, भूटान के साथ भी सीमा साझा नहीं करता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो सही है, बिहार जो है भूटान के साथ, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? तो म्यांमार की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक तो मणिपुर, एक तो नागालैंड, एक तो मिजोरम, लेकिन असम के साथ नहीं लगता, असम के साथ नहीं लगता, ठीक है। तो 4 राज्य अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे यहाँ पे दे रखा है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में, तो पूरब में हमें पता है कि पूरब में एक तो देश है म्यांमार और एक देश है बांग्लादेश। पूर्व में एक देश है म्यांमार, एक देश है बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा किस देश की? जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ लगती है, यही हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? भूटान के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, हाँ अरुणाचल प्रदेश की लगती है। मेघालय की नहीं लगती, सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। तो भूटान के साथ भारत के 4 पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक आ गया भारत का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। तो देख लेते हैं कि धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं यहाँ से। तो धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछा भी गया है। धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। धीनोधर पहाड़ी गुजरात राज्य के कच्छ जिले में नानी अलरम ग्राम के समीप स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है, सबसे ऊंची चोटी एक मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहाड़ियों को उनके क्षेत्र से मिलान करें। भारत की पहाड़ियों को उनके क्षेत्र से मिलान करें। तो सी वाला, यानी जावा पहाड़ी जो है हमारा पूर्वी घाट, जावा पहाड़ी हमारा पूर्वी घाट, डोडा बेटा पश्चिमी घाट और जैतिया पहाड़ी मेघालय, पटकाई बूम पूर्वांचल में। तो ये हो गया हमारे 40 क्वेश्चन भारत के भूगोल के। तो अब हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। तो टोटल मुझे 1 घंटे 32 मिनट लग गए इस 120 क्वेश्चन को करने के, और 1 घंटे 32 मिनट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक ही बार में बैठने पे हो जाता है, ठीक है।